Hello students, welcome back. Student, today we derive an expression for electric field intensity due to infinitely long linear charged wire. ये गॉस की एप्लीकेशन है और इसमें एक हमको इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर दिया गया है जिसके कारण हमको किसी पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर लेते हैं। जहाँ तक चार्ज की बात है तो इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में केवल जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं हुआ कि ये आसमान में चले गया अंतरिक्ष में और ये कहाँ चले गया, पाताल में, है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास में इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है ना, इसके कारण जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो इसके क्या है, बहुत पास में है ना। तो उस कंडीशन में इस वायर को हम क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कह सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, गॉस एप्लीकेशन है तो गॉस एप्लीकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेता हूँ ये मेरे पास में चार्ज वायर है। चार्ज वायर के लिए अगर मैं सरफेस इस तरह से लेता हूँ, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इससे ये जो सरफेस है इसके सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। और अलग अलग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, डिस्टेंस पे, है ना। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, सरफेस जो मैं ले रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ क्लोज सरफेस, वो ऐसे ले लेता हूँ। तो उस कंडीशन में भी ये जो पॉइंट्स हैं, है ना, इन पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसके कारण वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है। यहाँ पर जो मैं सरफेस लूँगा गॉसियन सरफेस, वो क्या होगी, एक सिलेंडर होगी। सिलेंडर होने का कारण क्या है, क्योंकि अगर मैं एक चार्ज वायर की बात करता हूँ तो चार्ज वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकली सिमेट्री होती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके चारों तरफ स्मॉल r डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैं गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस लूँगा, है ना, वो क्या होगा, एक सिलेंडर होगा जो इस P से होता हुआ जाएगा इस तरह से। क्लियर है। अगर सरफेसेस की बात करो तो यहाँ पे 3 सरफेस में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इन 2 सरफेस की बात करूं तो ये सर्कुलर कैप्स या बेस बोल सकते हैं उसको आप। इस वाले सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है। तो 3 सरफेस है हमारे पास में, है ना। इन तीनों से लिंक्ड क्या करूंगा, मैं फ्लक्स निकालूंगा। और फ्लक्स कितनी बार निकालूंगा, 2 बार निकालूंगा। एक इसकी डेफिनेशन से, जो भी फ्लक्स की डेफिनेशन होती है उससे, और दूसरा जो भी हमारे पास में गॉस लॉ है ना, उससे। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। पहला काम हमारा ये है कि हमको 2 बार क्या करना है, इसमें फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं फाई ई से लिख सकता हूँ। ठीक है, इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो इस सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मैंने फाई E1 नाम दे दिया, इसे डिनोट कर सकता हूँ। ये वाली जो सरफेस है इसको मैं फाई E2 से डिनोट कर सकता हूँ। और ये जो कर्व्ड सरफेस है मेरे पास में, है ना, इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ फाई E3 से। क्लियर है। इन 2 सरफेस की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो ये क्या है, एक प्लेनर एरिया की तरह है। ठीक है, तो इनके लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ। फॉर्मूला है मेरे पास में, फाई E = EA cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये डायरेक्शन होगी इसकी, और इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर दी है। ठीक है, थीटा की जहाँ तक बात आती है तो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ये एक यूनिक डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन ऐसे भी नहीं हो सकती और ऐसे भी नहीं हो सकती,
ठीक है, ये क्या होगी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ही होगी इस चार्ज वायर के। क्लियर है? क्यों होगी उसको भी आप देख लो, शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। ये मेरे पास में एक चार्ज वायर है, ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस वायर के कारण, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, पूरे के कारण इस पॉइंट पे मैं नहीं निकाल सकता, तो इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 में ले लेता हूँ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ले लेता हूँ, E2। ये भी R है, ये भी R है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इस पॉइंट पर सेम होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ये जो E2 है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया मैंने तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और इस वाले की बात करूँगा तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। सेम इसके लिए बात करूँ तो ये 2 होगा। सेम इसके लिए बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचे ये दोनों कंपोनेंट है ना, और इनके डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन कंपोनेंट से कारण ही होगी, और इनकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इनकी डायरेक्शन क्या है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी इसके हर पॉइंट पे, ठीक है। अब इस सरफेस की बात करूँ तो इसके लिए मैंने फाई E1 लिखा है ना, डिनोट किससे किया है, इसके फ्लक्स को मैंने फाई E1 से। अब थीटा की वैल्यू की बात करें तो इसके लिए थीटा क्या हो गया, 90, थीटा 90 हो गया, इसका मतलब फाई क्या हो गया, 0 है ना। तो इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 0 आ गई। इसकी बात करें तो इसके लिए भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फाई E2 भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब बात आती है इस कर्व्ड सरफेस की, ठीक है। तो इस कर्व्ड सरफेस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, और इस पूरे को ही स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड मान लेता हूँ। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0। तो उस कंडीशन में जब इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना, तो केवल इसके लिए ही मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए फाइंड करते हैं हम, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसकी बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस है ना, तो इसके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें हम तो इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा, है ना। थीटा 0 है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E ds, और आगे सोल्व करें, E सभी पॉइंट पर सेम है तो E को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, क्लोज इंटीग्रल ds, ठीक है। अब इस पूरे सिलेंडर की बात करें हम तो इसके लेंथ में मान लेता हूँ क्या है, स्मॉल है, और रेडियस तो r है। तो उस कंडीशन में जब इसका एरिया हम निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ds इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। r रेडियस हो गई और l क्या हो गई, ये इसकी लेंथ। तो टोटल जो हमारे पास में ये सिलेंडर है, ये l लेंथ में है और r क्या है, इसकी रेडियस। तो उस कंडीशन में मेरे पास में इंटीग्रल ds की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 पाई r है। तो फाई E की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में, फाई E की वैल्यू मेरे पास में हो गई E, और ये हो जाएगा 2 पाई r l, ठीक है। ये फ्लक्स निकला है मेरे पास में फ्लक्स की डेफिनेशन से, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है हमारा, हमको गॉस लॉ से क्या करना है, इसका फ्लक्स फाइंड करना है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है कि कोई भी हाइपोथेटिकल अगर सरफेस है ना, तो उससे निकलने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसके अंदर जो भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। अगर मैं इसके ऊपर चार्ज की बात करूं, है ना, तो इसको मैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक बार वो डिनोट कर देता हूँ मैं। तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके अंदर रखा जो भी चार्ज है ना, उसको हम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूँ तो उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, तो उसके लिए यहाँ पर जो भी मैं चार्ज को लूँगा वो चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लूँगा। क्लियर है? तो गॉस लॉ देखते हैं हम। गॉस लॉ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, Q/ε0, ये इक्वेशन बी हो गई, ठीक है। इन दोनों को
इक्विटेक करें हम, ठीक है, बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा ये E डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे फाइंड क्या करना है E, तो E फाइंड करते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा ये Q अपॉन 2 पाई आर एल विथ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है मेरे पास में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ये चार्ज के फॉर्म में। अब यहां पर Q को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, पर यूनिट लेंथ में जो भी चार्ज है उसके फॉर्म में, है ना। तो अगर मैं पर यूनिट लेंथ में जो भी चार्ज है उसको डिफाइन करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिफाइन किससे करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल, ठीक है। Q क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, वैल्यूज पुटअप करें यहाँ पे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एंड एप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल आउट हो गया तो E बराबर क्या बचेगा मेरे पास में, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग लीनियर चार्ज्ड वायर, है ना, ये है चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, और ये वाली जो है ये है चार्ज के फॉर्म में। तो ये हमारी गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।